मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से। आज LLB थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में प्रिजम्पशंस पर चर्चा कर रहा हूँ। ये प्रिजम्पशंस या उपधारणाएं धारा 4 में दी गई हैं। प्रिजम्पशंस की यदि हम बात करें उपधारणा, तो उपधारणा का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं, उप प्लस धारणा मतलब किसी धारणा के समीप जो पहले से चला आ रहा है उसी को करीब करीब सही मानकर उस पर विश्वास करना, उस धारणा के अनुकूल आचरण करना। इंग्लिश में यदि कहा जाए तो प्रिजम्पशन मीन्स ए थिंग टेकन फॉर ग्रांटेड कहा जाता है। कुछ प्राकृतिक नियम ऐसे होते हैं, कुछ मानवीय अनुभव ऐसे होते हैं और कुछ तर्क, विधिक तर्क भी ऐसे होते हैं जिनके आधार पर एक तथ्य के आधार पर दूसरे तथ्य का अनुमान लगाया जाता है और अनुमान लगाने की इसी क्रिया को उपधारणा या प्रिजम्पशन कहा जाता है। उपधारणा का जो खंड है वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इसलिए रखा गया है ताकि डिस्क्रिशनल पावर ऑफ कोर्ट, न्यायालय की विवेक शक्ति को थोड़ा कंट्रोल किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके और न्यायालयों या न्यायाधीश को एक दिशा निर्देश या गाइडलाइन प्रदान की गई है ताकि विवाद में अनावश्यक समय लगने से बचाया जा सके। अगर हम धारा 4 का अवलोकन करते हैं तो इसमें 3 तरह की उपधारणाएं बताई गई हैं। पहला है उपधारणा कर सकेगा, मे प्रिज्यूम। दूसरा है उपधारणा करेगा, शेल प्रिज्यूम। और तीसरा है निश्चायक या निश्चयात्मक सबूत, कंक्लूसिव प्रूफ। जब हम मे प्रिज्यूम की बात करते हैं तो ये धारा 86 से लेकर 88A तक, 90 और 90A और अधिनियम की धारा 114 में जो नियम बताए गए हैं वे उपधारणा कर सकेगा की श्रेणी में आते हैं। उपधारणा कर सकेगा का अर्थ ये होता है कि न्यायालय जो भी उसके सामने तथ्य रखे गए हैं उस तथ्य को साबित मान सकेगा या उसके और सबूत की मांग पक्षकार से कर सकता है। यह पूर्णतः न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि वह उस तथ्य को साबित माने या उसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए पक्षकार को कहे। और इसमें दूसरे पक्षकार को उस तथ्य को खंडित करने की पूर्णतः अनुमति प्राप्त होती है। इसी तरह यदि हम बात करें उपधारणा करेगा शेल प्रिज्यूम की, तो ये उपधारणाएं जो हैं वो न्यायालय के लिए बाध्यकारी प्रकृति की हैं, बाइंडिंग नेचर। ये धारा 79 से लेकर 85 तक, धारा 89, 105, 107, 108 और धारा 115, 16 और 17
भी इसी कैटेगरी में हम रख सकते हैं, जिसमें न्यायालय को तथ्य को साबित मानना होता है। हालांकि इसमें दूसरे पक्षकार को उस तथ्य को ना साबित करने की अनुमति दी जाती है। इसलिए इसको उपधारणा करेगा प्रकृति का मानते हैं, क्योंकि इसमें न्यायालय की डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो एक तरह से न्यून हो जाती है। अब यदि हम बात करें तीसरे निश्चायक या निश्चयात्मक सबूत की, कंक्लूसिव प्रूफ की, तो ये केवल मात्र 3 ही इस अधिनियम में धाराएं हैं, धारा 41, धारा 112 और धारा 113, जो ये कहती हैं कि एक तथ्य जब साबित हो जाता है तो न्यायालय को उसे अंतिमतः स्वीकार करना चाहिए, करना होगा। इसमें न तो न्यायालय और सबूत की मांग कर सकता है और साथ ही साथ दूसरे पक्षकार का उस तथ्य को खंडित करने का अधिकार भी समाप्त हो जाता है। अर्थात इसमें दूसरे पक्षकार को उस तथ्य को ना साबित करने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती। ये तथ्य निश्चायक सबूत कहे जाते हैं। अगर हम बात करें तो आपने LLB फर्स्ट ईयर में हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट पढ़ा है, और उसमें ये प्रावधान है कि एक बार अगर विधितः दत्तक ग्रहण हो गया तो फिर उसका खंडन, रिवोकेशन कोई भी पक्षकार और यहाँ तक कि वह दत्तक जाने वाला बालक भी नहीं कर सकता, अर्थात उसको मानना ही पड़ेगा। तो दत्तक ग्रहण जो है वो एक तरह की निश्चायक सबूत की अवधारणा मानी जाती है। इसी तरह यदि हम बात करें तो आपने सेकेंड ईयर में इंडियन पेनल कोड पढ़ा है, उसकी अगर हम धारा 82 की बात करें, जिसको हम डोली इन कैपेक्स के नाम से जानते हैं, कि यदि 7 वर्ष से कम आयु का बालक कोई कार्य करता है तो उसे अपराध नहीं माना जा सकता। तो यह भी एक तरह का बाइंडिंग गाइडलाइन है कि न्यायालय 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता है। तो ये कुल मिलाकर 3 तरह की उपधारणाएं इस साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 में प्रदान की गई हैं। उपधारणा कर सकेगा मे प्रिज्यूम, उपधारणा करेगा शेल प्रिज्यूम, और निश्चयात्मक या निश्चायक सबूत कंक्लूसिव प्रूफ। अगर हम बात करें उपधारणाओं के प्रकार की, तो इनका अलग अलग तरह से विभाजन किया जाता है। जैसे एक को हम कहते हैं तथ्य संबंधी या प्राकृतिक उपधारणा, नेचुरल या फैक्चुअल प्रिजम्पशंस। जो आपके उपधारणा कर सकेगा की धाराएं हैं, के प्रावधान हैं, वे सभी प्राकृतिक या तथ्य संबंधी उपधारणाओं के उदाहरण कहे जाते हैं, जिनमें धारा 114 के जितने भी उदाहरण हैं आपको उन सबको जरूर अनिवार्य रूप से पढ़ लेने चाहिए, समझ लेने चाहिए, क्योंकि धारा 114 के उदाहरण कई कंपटीशन में पूछे जाते हैं। इसी तरह यदि हम बात करें तो दूसरे तरह की उपधारणा मानी जाती है विधि संबंधी, जिनको हम कृत्रिम उपधारणा भी कहते हैं, लीगल प्रिजम्पशंस। ये उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत के जितने भी प्रावधान हैं वे सभी विधिक उपधारणाएं मानी जाती हैं। इसी तरह यदि हम उपधारणा का डाइवर्जन करें तो इन्हें हम 3 तरह की उपधारणा और मान सकते हैं, जिनमें पहला होता है
खंडनीय उपधारणा। तो खंडनीय उपधारणा जो उपधारणा कर सकेगा और उपधारणा करेगा के प्रावधान हैं वे सभी दूसरे पक्षकार के द्वारा खंडनीय किए जा सकने के अधिकार के साथ दिए गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें अखंडनीय की, तो निश्चायक सबूत धारा 41, 112 और 113 के जो प्रावधान हैं उनमें दूसरे पक्षकार को तथ्य को खंडित करने का अधिकार नहीं होता है, इसलिए इन्हें अखंडनीय उपधारणा कहते हैं। कुछ जो हैं वो मिश्रित उपधारणाएं भी कही जाती हैं, जिनमें तथ्य और विधि प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह के प्रावधानों का मिक्सचर कहा जाता है। तो ऐसे जो प्रोविजंस हैं वो इंडियन लॉ में, इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं हैं, ये इंग्लिश लॉ में या आंग्ल विधि में ही माने जाते हैं। अब यदि हम बात करें तो कई बार आपके ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि तथ्य संबंधी और विधि संबंधी उपधारणाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ऊपर के जो हमने चर्चा की है उससे आपको पता लग ही गया होगा कि इनमें क्या अंतर है। वैसे यदि हम बात करें तो तथ्य की जो उपधारणा है उसमें न्यायालय को पूर्ण अधिकार होता है, पूर्ण विवेकाधिकार प्राप्त होता है कि वह चाहे तो माने या और सबूत की मांग कर सकता है। लेकिन विधि की जो उपधारणाएं हैं उनमें न्यायालय का विवेक न्यून कर दिया गया है, उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत जो इसके उदाहरण हैं। इसी तरह यदि हम बात करें तो विधि की उपधारणा जो है वो लीगल रूल्स हैं, लेकिन जो तथ्य की उपधारणाएं हैं वो प्राकृतिक नियम हैं, वो मानवीय अनुभव हैं, उन पर आधारित हैं। इसी तरह यदि हम बात करें तो तथ्य की उपधारणा जो है वो हमेशा ही खंडनीय होती है, लेकिन विधि की उपधारणा में जो निश्चायक सबूत हैं वे अखंडनीय होते हैं। इसी तरह यदि हम बात करें कि तथ्य की उपधारणा चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो लेकिन न्यायालय उसको रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन विधि की उपधारणाओं का रिजेक्शन न्यायालय नहीं कर सकता। तथ्य की जो उपधारणाएं हैं उनको मानने के लिए या उपधारणा करने के लिए न्यायालय आबद्ध नहीं है, लेकिन विधि की उपधारणाओं को मानने के लिए न्यायालय बाउंड है। अर्थात आज्ञापक किस्म की होती हैं और एक तरह से अपरिवर्तनशील होती हैं। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो तथ्य की उपधारणा और विधि की उपधारणा में अंतर स्थापित करते हैं। यदि हम केस लॉ की बात करें तो आपके एक न्यायालय का निर्णय है सोडी ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1986 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। इस निर्णय में यदि हम बात करें तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे वेंकटरमैया, जिन्होंने धारा 41, धारा 112 और धारा 113 को निश्चायक सबूत के रूप में माना था और यह तय किया था कि एक तथ्य जो इन धाराओं में दिया हुआ है अगर एक बार साबित हो जाता है तो दूसरा तथ्य
जो उपधारणा है वो अखंडनीय हो जाती है। इसी तरह यदि हम बात करें तो एक और निर्णय है कुमार एक्सपोर्ट बनाम शर्मा कॉर्पोरेट 2009 का उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्धारित है, जिसमें नेचर ऑफ प्रिजम्पशन पर न्यायालय ने चर्चा की थी और यह कहा था कि प्रिजम्पशन जो है वो प्राइमा फेसी तरीके से एक पक्षकार के पक्ष में स्थितियां उत्पन्न करती है, अर्थात कि जिन तथ्यों को एक पक्षकार साबित कर देता है तो एक तरह से प्रथम दृष्टया मामला और फायदा उस पक्षकार को प्राप्त हो जाता है। तो ये आज हमने कुल मिलाकर चर्चा की कि तथ्य और विधि की उपधारणाओं में अंतर क्या होता है, उपधारणाओं के प्रकार क्या हैं और उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा, निश्चायक सबूत। अगले वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्य प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।